Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation. न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक सीरीज के अंदर चैप्टर 14 पार्ट 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 14 बेसिकली बेस्ड है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो लास्टली हमने मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिफॉर्म के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ रिफॉर्म की और दूसरा टाइप्स ऑफ रिफॉर्म की। ठीक है जी, चलिए कंडीशन ऑफ रिफॉर्म। सबसे पहले समझो कि रिफॉर्म हम करते क्यों हैं। इसका मतलब जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हमें उससे प्रॉब्लम है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को अगर हमें चेंज करना है तभी तो हम रिफॉर्म करते हैं ना। पहली चीज तो ये, सो इट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। दूसरा ये कि जब हम रिफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे इंटरेस्ट और बहुत सारे ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन द रिफॉर्म प्रोसेस। इसीलिए जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो बहुत सारे अपोजिशन आएंगे, नो डाउट कन्फ्लिक्ट भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एंड क्योंकि जब हम सिचुएशन को मेंटेन करना चाहते हैं, अब जैसे सीधी सी बात है, हमें रिफॉर्म क्यों चाहिए? हमें रिफॉर्म चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसी है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इनएफिशिएंसी इसका मतलब कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इनएफिशिएंसी इसीलिए आती है ना कि लोग अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, वो लोगों के बेनिफिट के लिए या वो सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे। दैट मीन्स उन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है स्टेटस को मेंटेन करने में, यानी कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। और जब आप रिफॉर्म करोगे तो वही लोग अपोजिशन में आएंगे, वही लोग आपका विरोध करेंगे। हो सकता है जो चीज आपके लिए अच्छी हो वो दूसरे को लगे कि ये तो बहुत ही खराब चीज है ना, डिपेंड करता है। तीसरी चीज ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉलिटिकल प्रोसेस एंड शुड बी कंसिडर्ड इन रिलेशन टू इट। एक बड़ी पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है। कैसे? जो रिफॉर्म प्रपोजल्स होते हैं ये जनरली नैरो या फिर मैकेनिकल टर्म्स में कंसीव किए जाते हैं। मॉन्टेगोमेरी कहते हैं कि बेसिकली हम डायनामिक पॉलिटिकल रियलिटी में स्टैटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव परफेक्शन को अचीव करना चाहते हैं, यानी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को तो स्टैटिक रखना चाहते हैं लेकिन बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे जो रिफॉर्म मेजर्स हैं वो इतने रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा मशीन है, या एक ऐसी मशीन है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ काम करती है, लाइक पॉलिटिकल इकोलॉजी के से रिलेटेड काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको फिर पॉलिटिक्स के साथ इसको पढ़ने लगे एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, इसके रिगार्डिंग नॉर्टन लॉन्ग का एक व्यू पॉइंट है। नॉर्टन लॉन्ग कहते हैं कि बेसिकली जो रिफॉर्म मेजर्स हम लेकर के आ रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने जितने भी अटेम्प्ट किए, अगर हम उसको पावर से आइसोलेट करके, यानी कि पॉलिटिक्स से आइसोलेट करके अगर हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर्स लेकर के आ रहे हैं ना, तो वो महज एक छलावा है, एक दिखावा है, रियलिटी में कुछ नहीं होने वाला। देन जिस कंट्री के अंदर आप रिफॉर्म लेकर के आ रहे हो वहां की ब्यूरोक्रेसी का स्टेटस कैसा है वो भी आपको पता होना चाहिए। कैसे? जब हम इस बारे में बात करते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर अगर आपको कोई रिफॉर्म लेना है, दूसरा रिफॉर्म मेजर्स आपको लेना है, मान लीजिए यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको स्टेटस ऑफ ब्यूरोक्रेसी पता होना चाहिए जहां पर आप रिफॉर्म प्रपोजल लेकर के आ रहे हो। तो यहाँ पर दो प्रकार की ब्यूरोक्रेसी आती है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंस्ट्रूमेंटल ब्यूरोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी। दोनों सेम है या दोनों अलग है, उस बारे में बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? दीज आर द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जस्ट इमेजिन कि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेट में आपको पॉलिटिकल लीडर्स जो कहते हैं आपको वही इंप्लीमेंट करना है। मतलब आप पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह चुके हैं। आप खुद कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, आप खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। एंड वंस द पॉलिटिकल लीडर्स फ्रेम द रिफॉर्म प्रपोजल, द गवर्नमेंटल एजेंसी आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट देम। ऑन द अदर हैंड देयर इज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी। वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटीज के हाथों की कठपुतली नहीं है, उनको एक इंस्ट्रूमेंटल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है।
ठीक है, वो एक वैल्यू के साथ बने हैं, मतलब एक एज एन इंस्टीट्यूट वो एक वैल्यू शो करते हैं, एक अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो शो करते हैं। महज मतलब ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल अथॉरिटीज के हाथों की कठपुतली है, वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं, दे हैव द रोल, ओके, एंड दे हैव टू प्ले देयर रोल। देन बात आती है इसमें ना, आप अगर बुक पढ़ोगे पूरी तो काफी सारी चीजें उसके अंदर दी गई हैं, काफी सारे व्यू पॉइंट आपको मिलेंगे, तो डोंट वरी, आराम से पढ़ना है चीजों को, और काफी सारी चीजें मतलब काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। आगे बुक में दिया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन वहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करना ये पॉलिटिकल इशू है देन अ प्योरली मैनेजरियल वन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को एक्चुअली अगर आपने रियलाइज करना है तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल डायरेक्शन की जरूरत है। और इतना इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना मोंटेगोमेरी का हमारे पास एक आई एम सॉरी, इनका एक व्यू पॉइंट है हमारे पास, बुक में भी दिया गया है। ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक्सटर्नल फोर्स से आप इसको इजीली मोबिलाइज नहीं कर सकते। अगर पब्लिक भी अपनी डिमांड रखती है ना कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म चाहिए, तो जरूरी नहीं कि ब्यूरोक्रेसी उस डिमांड के लिए रिस्पॉन्ड करे। अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो जरूरी नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स दे। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दोनों ही जगह पे डिमांड एंड रिस्पॉन्स वाला फॉर्मूला वीक है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अपनी डिमांड रख पाए। अगर मेरे पास कोई व्यू पॉइंट ही नहीं है रखने के लिए, मेरे पास कोई ऐसा मेथड या कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे मैं अपनी डिमांड रख पाऊं, एंड ब्यूरोक्रेसी सिंपेथाइज नहीं करती, तो ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक के बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं है, खास करके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, तो मोंटेगोमेरी का यहाँ पे पूरा पर्सपेक्टिव दिया गया है, आप इजीली उसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी टाइप्स ऑफ रिफॉर्म। टाइप्स ऑफ रिफॉर्म क्या आता है? रिफॉर्म प्रपोजल्स वेरी करते हैं, कुछ मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड हो, कुछ हो सकता है कि मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता हो, ऐसा रिफॉर्म प्रपोजल हो। तो इनकी सिग्निफिकेंस, इनका इंपॉर्टेंस भी वेरी करता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स द टारगेट ऑफ चेंज। कुछ ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जो कि प्रेस, मीडिया और पब्लिक की अटेंशन कैच करने में कामयाब होते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर कोई भी मतलब पब्लिक सेंटीमेंट, पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि ऐसा ऐसा रिफॉर्म भी लिया गया था। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं रिफॉर्म प्रपोजल को क्लासिफाई करने के लिए। पहला तो है कि कोई भी रिफॉर्म प्रपोजल कितना एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस उससे अफेक्ट हो रहा है, किसी भी रिफॉर्म प्रपोजल की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का कितना हिस्सा अफेक्ट हो रहा है। जैसे कोई ऐसा रिफॉर्म हो सकता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे आ रहे हो, और कुछ ऐसा हो सकता है कि वो एक छोटे से हिस्से को इन्फ्लुएंस करके जा रहे हो, है ना, तो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाइड सिग्निफिकेंस भी हो सकती है। हो सकता है कि एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को टारगेट किया गया हो, या फिर एक सिंगल डिपार्टमेंट को टारगेट किया गया हो, है ना। जैसे हर एक मिनिस्ट्री के अंदर विजिलेंस सेल बनाई गई थी, ठीक है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बनाया गया एट द सेंटर इन 1964। तो ये क्या है कि एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को ध्यान में दिया गया है, या एक सिंगल डिपार्टमेंट बनाया गया है। दूसरा क्या है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है, एलआईसी को अलग अलग किया गया, उसमें क्या आता है, सिंगल डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट में ही डिपार्टमेंट वाइज जो है रिफॉर्म मेजर्स लिए गए हैं। एक और जैसे प्लानिंग कमीशन को खत्म करके फिर नीति आयोग बनाया गया, ये भी क्या है, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। एक और तरीका है रिफॉर्म प्रपोजल को क्लासिफाई करने का, एंड दैट इज टू रेफर टू देयर सब्सटेंटिव कंटेंट। पहली जो क्लासिफिकेटरी स्कीम है यानी कि ये वाली, ये डील करती है कि कितना एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया अफेक्ट होने वाला है, और सेकंड जो एस्पेक्ट है वो डील करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा हिस्सा है जो अफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन 3 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है: स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड बिहेवियर।
एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होता है वो जनरली इन्हीं 3 एलिमेंट से मिल करके बना होता है, सेपरेटली और जॉइंटली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया जाता है, उनके काम करने का तरीका यानी कि डिविजन ऑफ वर्क, उसके अलावा डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब के ऊपर बात की जाती है। ऑटोनॉमस एजेंसीज क्रिएट कर दी, नए कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म बना दिए। तो जितने भी रिफॉर्म प्रपोजल्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम कंसंट्रेट ऑन दीज स्कीम, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे बात करते हैं। देन आता है प्रोसीजरल रिफॉर्म। इसमें आ गया भी आप जो काम कर रहे हो तरीका बदलना है भी, फाइनेंशियल रूल्स, वर्क मेथड को आपने चेंज कर दिया, रेड टेपिज्म को कम करने के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर स्टाफ इंस्पेक्शन किया जाता है, तो वो भी इसी में आ जाएगा, प्रोसीजरल रिफॉर्म में आ जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पीपीबीएस है ना, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग स्कीम। देन ऑपरेशन रिसर्च सिस्टम एनालिसिस, ये सारे के सारे इन्हीं में आते हैं, प्रोसीजरल रिफॉर्म में आते हैं। खास करके जो टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट है, आपने जरूर पढ़ा होगा इनके बारे में, पेपर 1 टॉपिक 11, ठीक है। तो उसमें जितनी टेक्निक्स है मोस्टली वो प्रोसीजर से डील करती हैं, तो ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। देन कम्स दी बिहेवियरल रिफॉर्म। बिहेवियरल रिफॉर्म एक तरीके से काफी नया एस्पेक्ट है। इसमें जो ऑफिशियल्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश की जाती है। कैसे भी, जैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दे दी। अब ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, सेंसिटाइज करवाया जाता है उनको कि देखो पब्लिक की ये डिमांड है, पब्लिक ये चाहती है, आप ये कर रहे हो, तो बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश की जाती है। और इसी से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ये आपने खुद ने करना है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वाला अगर आपको समझ में ना आए, इट्स ओके, छोड़ देना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं हो यार, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, मतलब कमेंट ही नहीं आ रहे कोई। आई नो, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो कम से कम क्रिटिसाइज ही कर दो, है ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही हो जाए। बट कुछ तो कमेंट करो ताकि मुझे भी फील हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम ये वीडियोस बनाएं। अगर नहीं पसंद आ रहे तो विल स्टॉप दिस इनिशिएटिव, इससे ज्यादा क्या ही होएगा फिर। तो प्लीज कमेंट करें ताकि मैं भी कंटिन्यू करें इस काम को। अगर नहीं पसंद आ रहा तो फिर वो कमेंट कर दें कि नहीं, बंद कर दो। आप अपनी लाइफ के प्रीशियस मोमेंट में से कुछ सेकंड तो निकाल ही सकते हो, है ना। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है, 10-15 मिनट अगर आपने लगाए हैं, ऑब्वियसली यू कैन स्पेयर 20-30 सेकेंड्स टू से फ्यू वर्ड्स टू अस। फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन को कुछ वर्ड तो आप कह ही सकते हो। थोड़े से एक्टिव बनिए ताकि हम भी एक्टिव रह सकें। क्योंकि अगर आप अभी ये मान के चलिए कि आप ट्रेन हो रहे हो, अगर आप अभी हमें अकाउंटेबल नहीं रख सकते तो आप गवर्नमेंट को कैसे अकाउंटेबल रखोगे। गवर्नमेंट भी तो ऐसे ही काम करती है ना। आप वोट डालते हो, वोट फिर वो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते फिर वो आपको दिखाई ही नहीं देते। तो ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अगर हम आपके लिए कोई काम कर रहे हैं तो वी शुड बी अकाउंटेबल फॉर आवर वर्क। प्लीज कमेंट करिए, शेयर करें। वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो हमें भी उससे फिर वी फील कि क्या फिर काम करके फायदा क्या है ना। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली कमेंट ऑन द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू। कल मिलते हैं विद न्यू वीडियो एंड एक छोटा सा सरप्राइज भी आपके लिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लेकर के आ रहे हैं, तो एक बार चेक करते रहिएगा कम्युनिटी टैब को भी, और अपडेट रखिए अपने आप को यूपीएससी प्रिपरेशन की नई वीडियोस के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।